हेडिंग डालो ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? किसी अणु, परमाणु या आयन के ऊपर जो आवेश होता है, ठीक है, जो अणु, परमाणु, आयन की खोपड़ी के ऊपर क्या होता है? आवेश, उसे क्या बोला जाएगा? उस अणु, आयन या तत्व की क्या बोला जाएगा? परमाणु की जो है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है? परमाणु, अणु, आयन पर उपस्थित आवेश, ठीक है। तो हमने यहां पर डी ब्लॉक तत्वों के लिए पढ़ना है। तो जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मुकाबले जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। परिवर्ती का मतलब अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की, ठीक है। 2 भी दिखाएगा, 3 भी दिखाएगा, 4 भी दिखाएगा, 5 भी दिखाएगा, 6 भी दिखाएगा, 7 इस तरीके से। दूसरी चीज, एक चीज यहां पर याद रखना, जो यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो प्लस में होगी। इसके पीछे का कारण क्या है कि सारी की सारी क्या है यहाँ पर? धातुएं। और धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। तो मतलब जो डी ब्लॉक तत्व होंगे वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे? धनात्मक, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना, डी ब्लॉक तत्वों द्वारा डी ब्लॉक तत्वों द्वारा एस व पी ब्लॉक बी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा विभिन्न या फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। कारण क्या है कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उसमें जो अंतिम के 2 उपकोष होते हैं, एक NS होता है और एक N-1D होता है, ठीक है, जिसको उपांतिम कक्षक बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के निकट होते हैं, किसमें? ऊर्जा में। मतलब जो 4s और 3D वाला, जहां पर हम लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वहां पर 3D श्रेणी तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करते हैं? AR, 4s और 3D। तो वहां पर जो 4s और 3D वाला होता है, वो ये कक्षक क्या होते हैं? आपस में ऊर्जा में लगभग बराबर होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं? ये दोनों ही जो है क्या करते हैं? आबंधन में भाग करते हैं। अब आबंधन में भाग लेंगे तो वहां पर क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे या फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कारण क्या है इसके पीछे का? क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों में डी ब्लॉक तत्वों में NS तथा N-1D उपकोष ऊर्जा में लगभग समान होते हैं, ठीक है। N-1D क्या हो गया? उपांतिम कोष बोलते हैं इसको, उपांतिम उपकोष। और जो NS वाला है इसको बोला जाता है अंतिम या फिर संयोजी। क्या बोला जाएगा? संयोजी होते हैं, जिस कारण
दोनों ही उपकोष आबंधन में भाग लेते हैं। और जब आबंधन में भाग लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, डी ब्लॉक तत्व धातुएं होने के कारण धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि धातुएं क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, इतना होगा। इसके बाद देखो, जैसे यहां पर जो है NS अंतिम या संयोजी कोष बोल रहे हैं उसको, और जो तुम्हारा N-1D क्या हो जाएगा, उपांतिम, मतलब अंतिम से पहले। तो ये दोनों प्रतिवाह कर रहे हैं। सबसे पहले भरा किसको जाता है, NS को, और उसके बाद N-1D को। तो यहां पर देखो, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, अंतिम है, और ये वाला क्या है, उपांतिम। ये दोनों क्या करते हैं, रासायनिक आबंधन में भाग लेते हैं। रासायनिक आबंधन में भाग किस तरीके से लेंगे, ये वाला जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का दान करके, मतलब सामने वाले को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। जो NS वाला उपकोष होगा, कौन सा वाला, NS वाला, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान। अब इलेक्ट्रॉन का दान का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर। तो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बंध। कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध। लेकिन जो N-1D उपांतिम उपकोष है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा। और जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कारण सहसंयोजी बंध बनता है, वो साझेदारी करेगा। और जो आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, क्योंकि ग्रहण नहीं करेगा। यहां पर जो भी जिसका भी होगा, ये कौन सी तत्व है, ये धातुएं हैं। धातुएं क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग। या फिर जैसे N-1D वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, जिसके कारण कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध। ठीक है, जो NS वाला है, इस NS के कारण निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त होगी। खुद बताओ, NS में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, S में 2, S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। तो कितने का त्याग कर सकता है, अधिकतम 2 ही का करेगा। अब कितना त्याग करेगा, 2 का, तो कितना प्लस आएगा उसके ऊपर, 2 ही प्लस। मतलब जो NS के कारण ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था। इसके कारण क्या है, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था आती है। लेकिन जो N-1D है, D में कितने होते हैं अधिकतम, 10। तो मतलब वहां पर जो है जैसे 5 होंगे तो साझेदारी करेंगे वो,
तो जो अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो किसके कारण आएगा? N माइनस अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। किसके कारण? N-1D के कारण। समझो यहां पर, यहां देखो जैसे मैं मैंगनीज लेता हूं, किसको लेता हूं? मैंगनीज। Mn परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Ar 4s में कितना आएगा? 2 और 3D में 5। तो अब यहां खुद देखो Ns का काम कौन कर रहा है? 4s और N-1D, 4 में से 1 हटेगा, कितना बचेगा? 3। तो ये क्या कर रहा है? N-1D। अब यहां पर देखो जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, निम्नतम कितनी हो सकती है कि मतलब S कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? कितने का कर सकता है? 2 का। 2 का करेगा, कितना हो जाएगा? +2 होगा। कितना होगा? +2। यहां देखो ये वाला, ये कितने की साझेदारी कर सकता है? 5 की। अरे ये देखो ना, ये है ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 और 5, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ये और रख सकता है। तो क्या करेगा ये? कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? और 5 और आ सकते हैं। और 2 क्या है? ये। तो 2 से लेकर कितना हो जाएगा? +7 तक। तो जो ये अधिकतम +7 आया, किसका योगदान है इसमें? इस 5 का है। ठीक है, किसका योगदान है? मतलब मैंने क्या किया, 5 और आ सकते हैं साझेदारी के, और 2 यहां पर है। तो अधिकतम निम्नतम क्या होगा जो S के पास है? तो +2 से कितना आ गया? 7। 7 किसके कारण आ रहा है? जब यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जो N-1D है उससे क्या आती है? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। और जो NS से क्या आती है? निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था। क्योंकि NS में कितने रहते हैं? 2, उन्हीं का त्याग कर सकते हैं। जबकि तुम्हारे जो है D में कितने रहते हैं? 10। अगर 5 है तो 5 की क्या होगी वहां पर? साझेदारी। ठीक है, तो +2 से 7। और ये 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा मैंगनीज। क्या दिखाता है? 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। कौन? मैंगनीज। सिर्फ 3D की बात कर रहा हूं मैं, 4D और 5D की नहीं। तो इसके बाद देखो जैसे हमें जो है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तत्व 3D श्रेणी के लिए। अगर अधिकतम क्या निकालनी है? ऑक्सीकरण अवस्था। तो वहां पर किस तरीके से निकाला जाता है मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं। अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तो ये देखना है NS में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला? NS में इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सुन रहे हो? अधिकतम के लिए जैसे यहां पर अधिकतम कितनी आई मैंगनीज की? +7। अधिकतम कितनी आई? +2 से +7। तो अब देखते हैं स्कैंडियम से लेकर कहां तक? जिंक तक। ठीक है, 2-4 निकाल के देखते हैं। जैसे स्कैंडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21। Ar 4s2 और 3D 1। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। 4s में कितने हैं? 2। 3D में अयुग्मित कितना है? 1। 2 और 1 3 आ गई। ऐसी तैसे क्रोमियम की निकालनी है। कितना होता है परमाणु क्रमांक? 24। Ar 4s में कितना होता है? 1 और 3D में 5। 4s में मतलब NS में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1।
और डी में अयुग्मित कितना है? 5 है, क्योंकि छठे के बाद क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। तो 1 + 5 कितना हो गया? 6। जो इसकी अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? 6। यहां पर मैंगनीज की देखो NS यानी कि 4s में कितने हैं? 2। 3D में कितने अयुग्मित है? 5। 5 और 2 7। जैसे Fe में AR 4s2 3D 6। यहां देखो 4s में कितने हैं? 2। और 3D में अब अयुग्मित कितने हो जाएंगे? 4। यहां देखो मतलब मैं अगर डी के लिए बनाऊंगा ये 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 और छठा क्या हो जाएगा? युग्मित हो जाएगा। तो अयुग्मित इक्वल इलेक्ट्रॉन कितने बचे यहां पर? 1 2 3 4। मतलब यहां पर 2 + 4 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है। ऐसी जैसे कोबाल्ट की किसकी निकालनी है? कितना होता है? 27। AR 4s2 3D 7। अब कोबाल्ट में कितना युग्मित है? 4s में कितना है? 2। और D में कितना युग्मित हो जाएगा? 3, क्योंकि एक और यहां पर बढ़ जाएगा 7वां। तो 1 2 3 बचा, कितना हो गया? 5। समझ लो, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का तरीका है ये। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आ रही है यहां पर? मैंगनीज की। मैंगनीज के बाद जैसे हम Fe में आए, अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? कम हो गया। कितना हुआ? +6। जैसे उसके बाद कोबाल्ट में गए +5 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जब हम बाएं से स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी? वृद्धि। कारण क्या है कि वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही आयरन से हम आगे की ओर जाते हैं, कहां की ओर? जिंक की ओर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना। कारण क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या होना शुरू हो जाता है? युग्मन। ठीक है, इतना नोट करो पहले। तो लिख लेंगे इसमें श्रेणी के मध्य की ओर जाने पर, मतलब जैसे स्कैंडियम से कहां? मैंगनीज जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन मध्य से दाईं ओर मतलब Fe से जिंक जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होती है। कम होती है। इसके बाद देखो अब देखते हैं हम 3D श्रेणी के लिए। देखते हैं किसके लिए बात करते हैं? 3D श्रेणी के लिए। 3D श्रेणी में जो है ऑक्सीकरण अवस्था में किस तरीके से परिवर्तन होता है? 3D श्रेणी में
ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। मतलब स्कैंडियम से लेकर और कहां तक की बात कर रहा हूं मैं, जिंक तक। तो यहां पर स्कैंडियम को छोड़ करके जो है सारे के सारे तत्व जो तुम्हारे वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते ही। जो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी, +2, वो सारे तत्व प्रदर्शित करते हैं। किसको छोड़ करके, स्कैंडियम को। पहला पॉइंट है स्कैंडियम को छोड़कर सारे 3D श्रेणी के तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और जो कि कौन सी है, +2 है। और स्कैंडियम क्या करता है, स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, स्कैंडियम क्या करेगा, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो 3D श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो सबकी होती है लगभग स्कैंडियम को छोड़कर +2 होती है। ठीक है, स्कैंडियम से कहां, मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि, लेकिन Fe से जिंक तक में कमी। और किसके कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक क्या होते हैं, 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करती है, बढ़ती है, इंक्रीज में वृद्धि होती है। लेकिन Fe से जिंक तक में क्या होता है, 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, की संख्या में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। मतलब यहां पर क्या है, जैसे तुम्हारा स्कैंडियम है कितना दिखा रहा है, +3, और जो जिंक होगा वो कितना दिखाएगा, +2 दिखाएगा। कितने दिखाएगा, +2। कारण देखना पर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar4s2 और 3D10। 2 इलेक्ट्रॉन 4s में हो गए, D के पास अयुग्मित कितने हैं, 1 भी नहीं है, तो कितना होगा सिर्फ +2 ही। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर जो बिल्कुल बाएं और बिल्कुल दाएं तत्व है वो क्या दिखाते हैं, निम्नतम ऑक्सीडेशन अवस्था। बिल्कुल बाएं और दाएं स्थित तत्व निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। इसके बाद देखो हम कॉपर का केस देखते हैं। ठीक है, किसका, कॉपर का। तो यहां देखना कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar4s में कितना होता है 1 और 3D में 10। ठीक है,
अब मैं अगर वहां पर जो मैंने सूत्र लिखा है NS में इलेक्ट्रॉन, NS कौन है 4s, और N-1d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, N-1d में अयुग्मित कितना है 0 है। 10 कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 10, सारे के सारे क्या बन रखे हैं पेयर होंगे। तो यहाँ पर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसके कारण होगी, इसके कारण, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए +1, लेकिन यहां पर ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती, समझ रहे हो क्या बोला, +2 भी आता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये कॉपर है, कॉपर की कौन कौन सी होती है +1 भी होती है और +2 भी। तो यहां पर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो मानक अपचयन विभव पर निर्भर करती है, किस पर, पॉइंट लिखना, ऑक्सीकरण अवस्था मानक अपचयन विभव पर निर्भर करती है। जिस तत्व का मानक अपचयन विभव निम्नतम होता है वह ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। क्या होती है स्थायी। तो अब यहां देखो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन कॉपर, एक कौन सी में है Cu+ में, और दूसरा कौन सा है Cu2+। Cu+ को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अपचयन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, अपचयन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इसके पास प्लस है, कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी एक इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। Cu2+ का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 2, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। लेकिन यहां पर इसके लिए जो E0 ये क्या है तुम्हारा अपचयन है, जो Cu+ वाले के लिए जो अपचयन होता है वो होता है तुम्हारा 0.52 वोल्ट। क्या होता है 0.52 वोल्ट, और इसके लिए होता है E0 अपचयन, ये मान होता है 0.34 वोल्ट। तो कम मान कौन सा है, नीचे वाला है। तो क्या बोला, जिसका मानक अपचयन विभव निम्न होता है वह क्या होगी, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। मतलब ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, स्थायी। क्या है, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसलिए ना +1 में पाया जाता है और किसमें +2 में भी पाया जाता है। तो इसके बाद देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, जैसे 3D श्रेणी के तत्वों की। जिन ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा उनकी संभावना, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकती है। जिन ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में। तो 3D श्रेणी में जैसे पहला कौन सा है, स्कैंडियम है। स्कैंडियम क्या बोला, कौन सी दिखाता है +3, और यहां पर +2 के पाए जाने की संभावना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना, ठीक है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में क्या होता है +2 +3 और +4, +2 +3 और +4। इसके बाद क्रोमियम में +2, वेनेडियम है, ठीक है। वेनेडियम में क्या होता है +2 से लेकर +5, मतलब +3 भी होगा, +4 भी होगा और +5 भी होगा। इसमें क्रोमियम में क्या होता है +2 से क्या +6। मैग्नीज में होता है +2 से +7, +2 +3 +4 +5 +6 +7 सब होती है, ठीक है। Fe में +1 +2 +3, ठीक है, +4
+6। कोबाल्ट में 1 से लेकर 4 तक, +1 से +4 तक। निकेल में +1 से +4 तक। कॉपर में +1 +2। और जिंक वाला क्या है, +1 और +2। ऐसे ही जो है 4D श्रेणी में वाइट्रियम है, यट्रियम +3। लैंथेनम जो है 5D श्रेणी में क्या होता है, +3। इसके बाद यहां पर जिर्कोनियम में होता है +3 और +4। हैफनियम में भी क्या होता है, +3 और +4। नियोबियम में +2 से +5, +2 से +5। टेंटेलम में भी +2 से +5, +2 से +5 मतलब 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी। इसके बाद मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम में +2 से +6, +6। टंगस्टन में है +2 से +6, ठीक है। इसके बाद 4D श्रेणी में टेक्नीशियम है, तो टेक्नीशियम में क्या तुम्हारा +4 है, +5 है, +7, +7। रेनियम में +1 से लेकर +7, +1 से +7। रूथेनियम में +2 से लेकर +8, +2 से +8। ऑस्मियम में +2 से लेकर +8, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +6 होगा और +8। रोहोडियम में 2 3 4 6, 2 3 4 और 6। इरिडियम में 2 3 4 6, 2 3 4 और 6। पैलेडियम में 2 से 4, 2 और 3 और 4। प्लेटिनम में क्या है, 2 से लेकर 6 तक, +2 से +6। एजी सिल्वर में 1 से 3, +1 +2 +2। गोल्ड में है +1 और +3। कैडमियम में +2 और मरकरी में +1 और +2। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेनली जो है फोकस करना है किस पर, 3D श्रेणी के तत्वों पर। ये ठीक है, किस पर करना है, 3D श्रेणी के तत्वों की। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट है।